मार्च मंथ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, सभी एग्जाम्स की रीडिंग बहुत ज़्यादा इजी आएगी। कल की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो 6 टाइप्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये 6 के 6 टाइप्स आपको हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें से मैंने आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स का नंबर सबसे ज्यादा रहेगा मार्च मंथ में होने वाले सभी एग्जाम्स में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ हेडिंग के चांसेस भी रहेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको मार्च मंथ में एग्जाम देना है तो आपको जो हायर पॉसिबिलिटी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आने की, वो किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक दे देना अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो आने वाली जो 4 एग्जाम की डेट्स मैंने आपको अभी बताई हैं, जैसे 9, 16, 23 और 30 मार्च जो है, उसमें जो एग्जाम का लेवल है रीडिंग का कैसा रहेगा वो 2 एरियाज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो स्ट्रेटजीज और दूसरे नंबर पर है आपकी वोकैबुलरी। स्ट्रेटजी के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 7 बैंड तक आपको लेके जा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है। तो देखो स्टूडेंट, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्होंने स्ट्रेटजी के ऊपर बनाए होते हैं। मतलब अगर आपकी रीडिंग की स्ट्रेटजी स्ट्रांग है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपके टीचर ने आपको अच्छे से सिखाई हैं स्ट्रेटजीज, तो 7 बैंड तक बड़े आराम से आप रीडिंग में स्कोर कर सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 9 बैंड वाले होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, उसमें कोई किसी चीज का रोल नहीं होता है। तो ये बात कितनी सच है या कितनी सच नहीं है, इसको प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको रियल एग्जाम पैसेज ही दिखाया जाए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो पैसेजेस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पैसेज आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 23 सितंबर को रिपीट हुआ है पैसेज, और जो स्टूडेंट हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं उनको ये पैसेज दिया गया था, उनको फायदा भी हुआ। और जो सारे क्वेश्चन है या पैसेज है सारे का सारा सेम एग्जाम में आपको देखने को मिला था। अहेड ऑफ इट्स टाइम इस पैसेज का नाम है। तो आइए हम इसके थोड़े क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन इसके कैसे थे एग्जाम में जो आए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, द रमाहंगा रिवर ऑफन फ्लड्स। इसकी अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मीनिंग ये बनता है कि जो रमाहंगा रिवर है वो अक्सर ही उसमें बाढ़ आती है, मतलब उसमें फ्लड्स आते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है आपका ऑफन, जिसके ऊपर आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिसाइड होने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। रमंगा रिवर भी लिखी हुई है, फ्लड्स भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। इतना ट्रिकी आंसर क्यों है उसके बारे में बात करते हैं, जरा पैसेज में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रमंगा रिवर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट को सारा रीड कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी ये समझ में नहीं आएगा कि उसमें जो फ्लड आते थे वो अक्सर ही आते रहते थे। चलिए मैं आपको थोड़ा रीड करके दिखाता हूँ। इसने लिखा, हैविंग बीन वेरी हाई फॉर डेज द रिवर हैड द लास्ट फॉलन एंड द टॉबिन वाज ईगर टू सी व्हाट चेंजेस द फ्लड्स हैड ब्रॉट। द फैमिली फार्म बॉर्डर्स द रिवर एंड 4 मीटर हाई फ्लड बैंक टेस्टिफाइज टू इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लड। देखो ये सारा कुछ आप पढ़ते रहोगे लेकिन आपको ना ऐसे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसमें अक्सर ही फ्लड आते थे या नहीं आते थे। उसके लिए सिर्फ इसने एक वर्ड यूज किया है, वो है ये वाला वर्ड, इट्स नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि इसका एक नेचुरल स्वभाव ऐसा है कि इसमें फ्लड्स आते रहते हैं। तो अक्सर वर्ड उसने कहीं पे भी यूज नहीं किया है, ना ही उसका कोई सिनोनिम्स लिखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को शायद लगेगा कि ऑफन का कोई जिक्र नहीं है, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है, फ्लड के बारे में भी लिखा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें अक्सर ही फ्लड्स आते हैं, तो वो शायद इसका आंसर नॉट गिवन लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर वोकैबुलरी के ऊपर नहीं है, इसका आंसर नेचुरल सेंस के ऊपर है कि आपकी सेंस कितनी तेज है। तो इसके ऊपर उसने पूरा एक आंसर बना दिया। तो इस प्रकार के ट्रू फॉल्स आपको एग्जाम में आते हैं। तो जब आप रियल एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जब आप कैम्ब्रिज की प्रैक्टिस करते हैं ना, कैम्ब्रिज में ये सब चीजें इतनी इजीली दी होती हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है। लेकिन जो एग्जाम में रीडिंग आती है वो बिल्कुल ये वाली रीडिंग आती है, कैम्ब्रिज वाली रीडिंग नहीं आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से जैसे ये 3rd नंबर क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते, कहता है टॉबिन कुड नॉट डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी द बोन केम फ्रॉम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर फिर से वही चीज मैं आपको जो बता रहा हूं जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी, सेम वही चीज इस क्वेश्चन के ऊपर भी लागू हो रही है कि टॉबिन जो था वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि बॉडी के कौन से हिस्से से बोन जो थी, जो हड्डी थी वो आई थी, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। ये देखो ये लैंग्वेज देखने को बहुत ईजी लग रही है, लेकिन जब आप इसको पीछे जाके फाइंड आउट करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए आपको बोन दिख रहा है, तो मतलब इसकी लोकेशन तो बिल्कुल यहाँ पर ही है।
तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो डिसाइड कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था। तो ये देखिए यहां से थोड़ा इसको रीड करते हैं। कहता देन गेटिंग क्लोजर ही रियलाइज्ड इट वाज ए बोन। उसको ये तो पता चल गया था कि ये एक बोन है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि कौन से बॉडी पार्ट से आई है, वो नहीं वो डिसाइड कर पा रहा था। सच ए थिंग वाज नॉट अनकॉमन इन दीज पार्ट्स, ही हैड ऑफन कम अक्रॉस बोन फ्रेगमेंट्स और इवन होल स्केलेटन्स ऑफ काउज एंड शीप। अब इस सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करो। नॉट अनकॉमन का मतलब है कॉमन था वो, मतलब ये चीज बिल्कुल साधारण सी थी उसके लिए कि उसको ये सब चीजें तो वहां पे मिलनी ही थी, जैसे स्केलेटन हो गया, काओ या शीप का हो सकता है। हमारा क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, हमारा क्वेश्चन इस चीज के ऊपर है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये हड्डी किसकी है। लेकिन उसके बाद थोड़ा देखिए, बट एज ही स्क्रेप्ड असाइड द स्टोन्स ही रियलाइज्ड इट वाज ए ह्यूमन बोन, समथिंग क्वाइट न्यू इन हिज एक्सपीरियंस। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आपका डिसाइडिंग सेंटेंस है कि आपका आंसर ट्रू जाएगा, फॉल्स जाएगा या नॉट गिवन जाएगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि उसको रियलाइज हो गया था कि ये किसी ह्यूमन की हड्डी है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये सारा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी सेंस बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक वर्ड के ऊपर आपका आंसर बन जाएगा जैसे नॉर्मली हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में करते हैं। तो ये देखिए यहां पर उसने पूरा पैराग्राफ के साथ उसकी मैचिंग कर रखी और लास्ट में जाकर उस चीज को बता दिया है कि उसको पता चल गया था कि ये ह्यूमन की ही हड्डी है। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। तो उसने तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया कि उसको ये डाउट हो रहा था कि ये काऊ की हड्डी है या किसी और की है, लेकिन बाद में उसको पता चल गया था कि ये ह्यूमन की ही हड्डी है। तो ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर ट्रू भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लास्ट पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। अगर जैसे पता कि आपको लास्ट पैराग्राफ में भी यस नो या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये अक्टूबर मंथ में हमारे प्रेडिक्शन पीडीएफ से ये वाला पैसेज हुआ था, रिपीट एशियन स्पेस टू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाला। तो इसके ट्रू फॉल्स को भी जरा देखते हैं, कैसे ट्रू फॉल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एंशिएंट चाइना हैड ऑलरेडी डिप्लॉयड रॉकेट्स एज ए मिलिट्री पर्पस एज अर्ली एज 500 ईयर्स अगो। मतलब इसका ये है सिंपल कि मिलिट्री पर्पस के लिए एंशिएंट चाइना ने 500 साल पहले ही अपने रॉकेट डिप्लॉय कर दिए थे। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने ये देखना कि 500 साल पहले उन्होंने कर दिया था या 500 साल बाद किया। मतलब ये टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन में जाकर आपको ये सारी मैचिंग मिल सकती है, 500 भी मिल सकता है, एंशिएंट चाइना भी मिल सकता है, रॉकेट्स भी मिल सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रॉकेट टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली सिंस द डेज ऑफ फायर एरोज, फर्स्ट यूज्ड इन चाइना अराउंड 500 BC। यहाँ पर ही आपका आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको रॉकेट भी मिल रहा है, आपको चाइना भी मिल रहा है, आपको 500 भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स आंसर क्यों है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था 500 साल पहले। 500 साल पहले का मतलब जैसे मान लो आज 2024 चल रहा है, तो 2024 से 500 साल पहले मतलब 1524 के आसपास, लेकिन 500 BC लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। 500 BC का मतलब है कि 500 सदी के आसपास, जिसको हम बोलते हैं 500 वाला जो पीरियड था उसके आसपास, ना कि 1500 वाले पीरियड के आसपास। तो इसलिए आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेक्शन 3 में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट देखो, ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर लेना है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बात करते हैं स्टूडेंट्स जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन। इसके लिए मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बताया हुआ है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप इनके ऊपर फोकस करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा और आपको आंसर्स भी नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस की बात करें तो चांसेस इसके इतने ज्यादा नहीं है। जैसे कि आपको पता है 4 एग्जाम्स हैं, तो हार्डली एक एग्जाम में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो अगर आपको 3rd सेक्शन में आएंगे तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसके आंसर्स आसानी से आपको नहीं मिलने वाले। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 3rd सेक्शन के लिस्ट ऑफ हेडिंग है।
अगर आप रियल एग्जाम लेवल के लिस्ट ऑफ हेडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा रियल एग्जाम पैसेजेस बता रहा हूँ जो हम प्रेडिक्शन देते हैं, तो आप भी बाय कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो थर्ड सेक्शन में आने के चांसेस थोड़े से कम है, ज्यादातर वो सेकंड पैसेज में ही आते हैं। सेकंड पैसेज वाले जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। जो सेकंड पैसेज वाले होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको इस प्रकार के लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, जैसे आप देखिए 14 से 20 तक यहाँ पे लिखी हुई, जो कि आने के चांसेस भी हैं, तो वो थोड़े से ईजी आपको हो सकते हैं एग्जाम में आपको देखने को मिले। ये सब आपको रियल एग्जाम पैसेजेस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एग्जाम में जो चीज आपको आ सकती है वही चीज आपको बता रहा हूं। तो अब ये सी बात है, जो चीज आपको एग्जाम में आ सकती है अगर आप उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको इसका फायदा होता है। तो अगर आपको ये सारे प्रेडिक्शन पैसेजेस चाहिए जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हायर होती है, उसमें हम आपको राइटिंग्स भी देते हैं, स्पीकिंग के 30 क्यू कार्ड्स देते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की जो कैटेगरीज रह गई हैं वो किसी और वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, आप लोगों को लंबे वीडियोस देखने पसंद नहीं है। प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।